हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द इकोनॉमेनिया। इस वीडियो में आज हम फिलिप्स कर्व के बारे में बात करेंगे और इसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहली है शॉर्ट रन और दूसरी है लॉन्ग रन। ठीक है, दोनों की एक अलग अलग सेपरेट वीडियो रहेगी, शॉर्ट रन की अलग और लॉन्ग रन की अलग। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो फिलिप्स कर्व की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर यूजफुल होता है। सबसे पहले जो है ये पार्ट है इकोनॉमिक्स ऑनर्स का। इकोनॉमिक्स ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो ये सेमेस्टर नंबर 3rd में पढ़ाया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, सेकंड एमए इन इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट सारी की सारी यूनिवर्सिटीज में, एमए इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट सारी की सारी यूनिवर्सिटीज में। थर्ड आता है नेट इन इकोनॉमिक्स, फोर्थ आता है गेट इन इकोनॉमिक्स, और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट आता है यूपीएससी के अंदर। यूपीएससी के ये दो पेपर्स में आता है। पहला है आईईएस इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज और दूसरा है आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर 1 के अंदर। ठीक है, इतने सारे कोर्सेज, ये तो दो कोर्सेज हैं जिनमें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये थोड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं 4-5 जिनमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसे डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिलिप्स कर्व दो तरह का होता है, एक होता है शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, एक होता है लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। इस वीडियो में हम सिर्फ शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व की बात करेंगे कि शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व का बिहेवियर कैसा होता है, यानी कि शॉर्ट रन के अंदर फिलिप्स कर्व क्या एक्सप्लेन करता है और उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसकी मॉडिफिकेशंस क्या हैं, उसकी शेप कैसी होती है और उसकी स्लोप क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। तो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, सबसे पहले फिलिप्स कर्व है क्या? फिलिप्स कर्व इज अ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। फिलिप्स कर्व एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो कि चेंज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड चेंज इन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बीच रिलेशन एक्सप्लेन करता है। यहाँ पर चेंज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन इन्फ्लेशन, और यहाँ पर चेंज इन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट। जो पाई होता है वो इन्फ्लेशन का सिंबल है और जो यू होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट का सिंबल है। अब ये रिलेशनशिप तो बताता है, लेकिन ये रिलेशनशिप कैसी होती है? ये रिलेशनशिप होती है इनवर्स एंड स्टेबल। तो यहां से इसकी डेफिनेशन जो बनती है वो ये है, फिलिप्स कर्व explain the inverse relationship between the change in rate of inflation and change in rate of unemployment, right? It means there is a trade-off between the rate of inflation and rate of unemployment, right? अब ये फिलिप्स कर्व दिया किसने था? सबसे पहले फिलिप्स कर्व दिया था A.W. फिलिप्स ने इन 1958 में। अब इसकी आती है पॉलिसी इंप्लीकेशन। इसकी पॉलिसी इंप्लीकेशन क्या है? इसकी पॉलिसी इंप्लीकेशन ये है कि हम इकोनॉमी के अंदर कभी भी रेट ऑफ इन्फ्लेशन, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को एक साथ डिक्रीज नहीं कर सकते। अगर हमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन को डिक्रीज करना है तो हमें हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट टॉलरेट करना पड़ेगा। अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज करना है तो हमें हायर इन्फ्लेशन रेट टॉलरेट करना पड़ेगा, राइट? ये तो था हमारा फिलिप्स कर्व। नेक्स्ट आता है हमारा इक्वेशन ऑफ द फिलिप्स कर्व।
जो ओरिजिनल फिलिप्स कर्व की इक्वेशन थी अराउंड 1960 आई थी, क्योंकि 1960 के पीरियड से पहले क्या था कि इन्फ्लेशन रेट सम ईयर्स पॉजिटिव रहती थी और सम ईयर्स नेगेटिव रहती थी। तो वेज सेटर्स जो थे उनका मानना था कि एवरेज इन्फ्लेशन रेट जो होगी टाइम पीरियड टी के अंदर वो जीरो आएगी। अगर एवरेज इन्फ्लेशन जीरो आएगी तो टाइम पीरियड टी में एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन भी जीरो आएगी, दैट इज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट एट टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, सो वी कैन रिटन एज द इक्वेशन ऑफ द फिलिप्स कर्व एज पाई टी इज इक्वल्स टू म्यू प्लस जेड माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ यू टी। यहां पर पाई टी जो है वो इन्फ्लेशन रेट एट टाइम पीरियड टी, यू टी इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट टाइम पीरियड टी, एंड alpha shows the impact of unemployment rate at time period t on the inflation rate at time period t. It means कि टाइम पीरियड t के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट का इन्फ्लेशन रेट पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा ये डिसाइड करेगी अल्फा की वैल्यू, राइट? इट इज अ प्रोपोर्शन, it means, and negative sign shows the negative relation between the unemployment rate and inflation rate. और यहां पर जो म्यू प्लस जेड है वो है कांस्टेंट। ये जो इक्वेशन थी ये ओरिजिनल फिलिप्स कर्व की इक्वेशन थी। जो कि A.W. फिलिप्स ने दी थी। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने 1861 से 1957 का यूके इकोनॉमी का एक डाटा लिया और उसे स्टडी किया। तो उन्होंने देखा कि रेट वेजेस में एंड अनएम्प्लॉयमेंट में नेगेटिव रिलेशनशिप होती है। उसके बाद 1960 में सोलो एंड साइमनसन आए और उन्होंने इस स्टडी को थोड़ा सा एक्सपेंड किया। बट उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यूके की नहीं बल्कि यूएस इकोनॉमी का एक डाटा लिया और उसे स्टडी किया। तो उन्होंने देखा कि सिर्फ वेज और अनएम्प्लॉयमेंट में ही नहीं बल्कि प्राइसेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट में भी नेगेटिव रिलेशन होता है, राइट? और जो इसका रीजन बताया, उन्होंने बताया कि जो प्राइसेस होते हैं वो वेज का ही एक कंपोनेंट होते हैं, इसलिए जो रिलेशनशिप वेजेस में और अनएम्प्लॉयमेंट में है सेम रिलेशनशिप प्राइस और अनएम्प्लॉयमेंट में भी होगा। और ये जो प्राइसेस होते हैं वो वेज का कंपोनेंट किस तरह होते हैं, सपोज करो कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज करती है तो नॉमिनल वेजेस इंक्रीज कर जाएंगी। जब नॉमिनल वेज इंक्रीज करेगी तो कॉस्ट इंक्रीज करेगी, और जब कॉस्ट इंक्रीज करेंगे तो प्राइस बढ़ेगा और प्राइस इन्फ्लेशन आ जाएगा। जब प्राइस बढ़ेगा तो वर्कर्स जो होंगे वो मार्केट में जाएंगे और देखेंगे कि प्राइस लेवल बढ़ा हुआ है, तो दे आर डिमांडेड फॉर द नॉमिनल हायर नॉमिनल वेजेस फॉर द नेक्स्ट पीरियड। दे आर डिमांडेड हायर नॉमिनल वेजेस फॉर द नेक्स्ट पीरियड। तो दोबारा से वेजेस बढ़ेंगे, जब वेज दोबारा बढ़ेगी तो कॉस्ट दोबारा बढ़ेगी, और ये जो प्रोसेस होगा ये टिल द चलता रहेगा, जिसे हम कहते हैं वेज प्राइस स्पाइरल। So that the prices are the component of wages, right? ये तो था हमारा इक्वेशन ऑफ द फिलिप्स कर्व। नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉडिफिकेशन ऑफ द फिलिप्स कर्व। मॉडिफिकेशन ऑफ द फिलिप्स कर्व 1961 पीरियड के बाद जो इन्फ्लेशन थी वो बहुत ज्यादा परसिस्टेंट हो गई थी। इन्फ्लेशन परसिस्टेंट होने का मतलब था कि जो इन्फ्लेशन रेट थी वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करती जा रही थी। जब जो इन्फ्लेशन थी वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगी तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एट टाइम पीरियड टी वो जीरो तो नहीं आएगी। अगर वो जीरो नहीं आएगी तो क्या आएगी, जिसके कारण क्या हुआ था कि जो वेज सेटर्स थे
उनका एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को इवेल्युएट करने का तरीका, मतलब उनका बिहेवियर भी चेंज हो गया था, और उनके बिहेवियर में जो चेंज आया था इन्फ्लेशन के बिहेवियर में चेंज होने के कारण आया था। तो अब एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एट टाइम पीरियड t इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर वो 0 नहीं है तो क्या है? इट मीन्स दैट अगर वो 0 नहीं है तो क्या है? उन्होंने कहा कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है, यानी कि पिछले साल की इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इस साल की इन्फ्लेशन पे कुछ ना कुछ पड़ रहा है। जब पिछले साल की इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पड़ रहा है तो इस साल की एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो होगी वो बेस्ड होगी पिछले साल की इन्फ्लेशन के ऊपर। इट मीन्स दैट पाई टी ई इस साल की एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट बेस्ड होगी पिछले साल की एक्चुअल इन्फ्लेशन के ऊपर, राइट? यानी कि इस साल की एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इस साल की इन्फ्लेशन के ऊपर पिछले साल की एक्चुअल इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कितना पड़ेगा ये डिसाइड करेगी थीटा की वैल्यू। ये तो हमारी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन हो गई, तो जिसके कारण जो फिलिप्स कर्व की इक्वेशन थी वो भी चेंज हुई। अब जो फिलिप्स कर्व की इक्वेशन हमारे पास आएगी वो आएगी पाई टी इज इक्वल्स टू ये वाली इक्वेशन पाई टी ई, यानी कि इस साल की एक्चुअल इन्फ्लेशन विल बी बेस्ड अपॉन आल्सो द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ऑन दिस ईयर प्लस म्यू प्लस जेड माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ यूटी। इट मीन्स दैट इस साल की इन्फ्लेशन ना सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट पे बल्कि इस साल की एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन पर भी डिपेंड होगी। अब हम इसे इससे रिप्लेस कर सकते हैं। पाई टी इज इक्वल टू थीटा टाइम्स ऑफ पाई टी माइनस 1 प्लस म्यू प्लस जेड माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ यूटी। अब बात आती है कि वो इस पिछले साल की इन्फ्लेशन के ऊपर तो डिपेंड होंगी, लेकिन पिछले साल की इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इस साल की इन्फ्लेशन के ऊपर कितना पड़ेगा, यानी कि जो इन्फ्लेशन रेट होगी वो पिछले साल की इन्फ्लेशन पे बेस्ड होगी, लेकिन ये मैटर करता है कि इस साल की इन्फ्लेशन के ऊपर पिछले साल की इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, ये थीटा की वैल्यू डिसाइड करेगी। इट मीन्स दैट या तो हो सकता है कि पिछले साल की इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इस साल की इन्फ्लेशन पे 0 पड़े, हो सकता है कुछ पॉजिटिव पड़े, और हो सकता है कि पूरा का पूरा इम्पैक्ट पड़ जाए। यानी कि जो थीटा होगा, थीटा की वैल्यू लाई करेगी 0 और 1 के बीच में, ठीक है? जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, केस नंबर 1, थीटा इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स दैट ये वाली टर्म्स जो होगी 0 हो जाएगी। पिछले साल की इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इस साल की इन्फ्लेशन पे पड़ा ही नहीं, तो हमारे पास वापस से क्या आ जाएगा, ओरिजिनल फिलिप्स कर्व की इक्वेशन आ जाएगी हमारी, पाई टी इज इक्वल्स टू म्यू प्लस जेड माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ यूटी। जब पिछले साल की इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इस साल की इन्फ्लेशन पे पड़ा ही नहीं, तो हमारे पास ओरिजिनल फिलिप्स कर्व की इक्वेशन आ गई। केस नंबर 2, जब पिछले साल की इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इस साल की इन्फ्लेशन के ऊपर थोड़ा सा पड़ा, यानी कि कोई पॉजिटिव वैल्यू पड़ी, हो सकता है वो 30% हो, 20% हो या 90% हो, बट 1 से कम रहेगी क्योंकि पूरा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, थोड़ा सा पड़ा है। तो थीटा इज इक्वल टू 0.2 टिल द 0.9, कुछ भी हो सकता है। उस केस में हमारे पास जो हमारी इक्वेशन रहेगी वो यही रहेगी, दैट इज पाई टी इज इक्वल्स टू थीटा टाइम्स ऑफ पाई टी माइनस 1 प्लस म्यू प्लस जेड माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ यूटी। It means that inflation rate will depend not only on the unemployment rate, will be always depend on the past year inflation rate, right? And तीसरा केस आता है हमारे पास, जब हमारे पास पिछले साल की इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इस साल की इन्फ्लेशन के ऊपर पूरा पड़ेगा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। उस केस में हमारे पास जो इक्वेशन होगी ये 1 हो जाएगा, दैट पाई टी इज इक्वल्स टू पाई t minus 1 plus mu plus z minus alpha times of
UT, ठीक है। इट मीन्स अगर हम इसकी साइड को चेंज कर दें तो पाई टी माइनस 1 इज इक्वल्स टू म्यू प्लस जेड माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ UT, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये तो इन्फ्लेशन इस साल की, ये पिछले साल की, तो ये आ गया हमारे पास चेंज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन विल बी डिपेंड्स ऑन द चेंज इन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और यही तो फिलिप्स कर्व बताता है, और इसे हम कहते हैं मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व और एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व। ठीक है, क्या है हमारे पास, चेंज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन विल बी डिपेंड्स ऑन द चेंज इन रेट ऑफ unemployment. This is known as modified Phillips curve और expectations augmented Phillips curve. Next आता है हमारे पास shape of the Phillips curve. अब जो हमें पता है कि फिलिप्स कर्व जो होता है शॉर्ट रन के अंदर वो इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप बताता है, और अगर जब कोई कर्व इनवर्स रिलेशनशिप बताता है तो वो अनडाउटेडली डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। अब हमें ये तो पता है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, लेकिन फिलिप्स कर्व जो होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, लेकिन ये नॉट लीनियर होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ल्यूमन लर्निंग इट इज एल शेप्ड, समथिंग लाइक दिस। इट इज एल शेप्ड अकॉर्डिंग टू द ल्यूमन लर्निंग। यहाँ पर हमारी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, यहाँ पर हमारा इन्फ्लेशन और वेजेस होती हैं, कुछ भी रख सकते हैं, 0, ठीक है। अब जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये डाउन स्लोपिंग है। अगर सपोज दैट हम इस पीरियड में हैं, इस पॉइंट पर हैं, यहाँ पर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना है और इन्फ्लेशन रेट इतना है पॉइंट ए पर, ठीक है। अगर हम इन्फ्लेशन रेट यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करना चाहते हैं, समथिंग यहां पर करना चाहते हैं U डैश पर, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी पाई डैश तक, ठीक है। इट मीन्स दैट इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप, व्हेन वी वांट टू डिक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन्फ्लेशन विल बी इंक्रीजेस। बट ये जो पूरा का पूरा एंटायर प्रोसेस है वो काम कैसे करता है। सपोज करो कि इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी, यानी कि इकोनॉमी के अंदर जब एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है तो क्या होता है, रिसेशन आता है। जब रिसेशन आता है तभी तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाती है। जब रिसेशन था अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा थी, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करना चाहेगी। जब गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करना चाहेगी तो वो या तो फिस्कल या फिर मॉनेटरी पॉलिसीज का यूज करेगी। जब गवर्नमेंट सपोज करो यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी का यूज करती है तो उस केस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर जाएंगे। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करेगी। जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करेगी तो एग्रीगेट डिमांड जो होगी वो ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगी। जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई तो उस केस में क्या हुआ, लेबर डिमांड भी इंक्रीज हो गई। लेबर डिमांड इंक्रीज हुई। जब लेबर डिमांड इंक्रीज होगी तो सारी की सारी बार्गेनिंग पावर जो होगी वो सारी लेबर्स के हाथ में चली जाएगी। जब बार्गेनिंग पावर लेबर्स के हाथ में चली जाएगी तो उससे क्या होगा, जो लेबर होंगे वो हायर वेजेस की डिमांड करेंगे, तो वहां से वेज बढ़ेगी। जब वेज बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ेगा। जब कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा और प्राइस इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा इकोनॉमी के अंदर। तो इस तरीके से ये जो है ये पूरा का पूरा प्रोसेस काम करता है। यानी कि जब हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करना चाहते हैं तो हमें हायर इन्फ्लेशन रेट टॉलरेट करना ही पड़ेगा। दिस इज द शेप ऑफ द फिलिप्स कर्व व्हिच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बाय दिस एंटायर मैकेनिज्म, ठीक है। और एक जो
एक चीज और है यहाँ पर कि जो फिलिप्स कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है वो क्यों होता है? यहाँ पर क्या था कि जब हमने डिस्कस किया था कि अगर वेजेस बढ़ती है तो प्राइसेस भी बढ़ जाता है, ये सारा का सारा वेज प्राइस स्पाइरल पे डिपेंड होता है। तो उस केस में क्या होता है जी, जब वेज बढ़ी तो कॉस्ट बढ़ी और प्राइस बढ़ गया, तो जो वर्कर्स होंगे वो दोबारा से मार्केट के अंदर जाएंगे और मार्केट में देखेंगे कि प्राइस लेवल बढ़ चुका है। तो जब प्राइस लेवल बढ़ा हुआ लगेगा उन्हें, तो वो हायर नॉमिनल वेजेस की डिमांड करेंगे। तो ये जो डिमांड उन्होंने की, ये किस बेसिस पर की? पिछले साल के डाटा के बेसिस पर की ना। तो यानी कि उन्होंने पिछले साल के डाटा को अडॉप्ट किया और उसके बेसिस पर अपनी नेक्स्ट ईयर की नॉमिनल वेजेस, हायर नॉमिनल वेजेस की डिमांड की। तो इट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू अडॉप्टिव एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, द शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू अडॉप्टिव एक्सपेक्टेशंस। अब हमारी लास्ट आती है स्लोप ऑफ द फिलिप्स कर्व। अब हमारा लास्ट आता है स्लोप ऑफ द फिलिप्स कर्व। जब हम फिलिप्स कर्व के स्लोप की बात करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले फिलिप्स कर्व की इक्वेशन चाहिए, दैट इज पाई टी इज इक्वल्स टू म्यू प्लस जेड माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ यूटी। यही थी हमारी ओरिजिनल फिलिप्स कर्व की इक्वेशन। अगर हम इसका स्लोप निकालते हैं तो वी हैव टू डिफरेंशिएट पाई टी विद रिस्पेक्ट टू यूटी। तो पाई टी को यूटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास जो स्लोप आएगा वो आएगा नेगेटिव अल्फा। इट मींस दैट द स्लोप ऑफ द फिलिप्स कर्व इज नेगेटिव अल्फा। ठीक है, अब जब स्लोप जो है हमारे पास, सपोज करो अल्फा की वैल्यू 1 है, तो इट मींस स्लोप जो है वो 1 है। जब स्लोप 1 है उस केस के अंदर, यानी कि स्लोप जो होगा 1 समथिंग मिड में लाई करता है, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। इस वाले पॉइंट से अगर हम डेविएट करते हैं, यानी कि अगर इस पॉइंट से हम थोड़ा इधर या इधर आना चाहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को कम या ज्यादा करना चाहते हैं, तो सपोज करो हम कम करते हैं इतना, अनएम्प्लॉयमेंट को हमने इतना कम किया तो इन्फ्लेशन रेट में इंक्रीमेंट इतना आया, यानी कि जितना हमने ऑलमोस्ट बराबर है, क्योंकि ऑलमोस्ट बराबर तो नहीं है लेकिन मतलब इक्वल टू 1 के आसपास है। ठीक है, तो जब हम स्लोप व्हेन इक्वल्स टू जब हमारी स्लोप 1 होती है तब जो चेंज होगा वहां से थोड़ा सा अगर एम्प्लॉयमेंट में चेंज करेंगे तो इन्फ्लेशन में भी थोड़ा ही चेंज आएगा। अगर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा चेंज करेंगे तो इन्फ्लेशन में भी ज्यादा चेंज आएगा। इट मींस दैट व्हेन अल्फा इक्वल्स टू 1 the decrement in the unemployment almost equal to the increment inflation rate, right? अब दूसरा केस आता है हमारे पास when alpha is greater than 1, alpha is greater than 1। अब सपोज हमारी जो अल्फा की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इस वाले पोर्शन में हमारी अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लाई करेगी। अब इस वाले पोर्शन में हम अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना चाहते हैं, यहां से अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा सा कम करना चाहते हैं, तो इसलिए हमें यहां आना पड़ेगा समथिंग यहां पर। ठीक है, पॉइंट सी और डी, इस पॉइंट पर अनएम्प्लॉयमेंट में इतना डिक्रीमेंट आया और इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई। ठीक है, यानी कि जब हमारा अल्फा की वैल्यू 1 से ज्यादा थी, जब स्लोप हमारा 1 से ज्यादा था, उस केस में अनएम्प्लॉयमेंट में तो थोड़ा सा डिक्रीमेंट हुआ लेकिन इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा से बढ़ गई, राइट। और तीसरा केस आता है हमारे पास व्हेन अल्फा इज लेस देन 1, कि जो हमारा स्लोप है फिलिप्स कर्व का वो 1 से छोटा है, यानी कि इस पोर्शन में हमारा अल्फा इज लेस देन 1 लाई करेगा। ठीक है, अब इस पॉइंट की अगर हम बात करें, इस पॉइंट से हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है और इन्फ्लेशन रेट इतनी है। हम यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट को, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है हमारी, लेकिन हम क्या करें कि इसको कम करना पड़ेगा। जब हम इसको कम करेंगे, समथिंग हमने इतना कम करा, तो क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट में तो ज्यादा कम हुआ लेकिन इन्फ्लेशन थोड़ी सी बढ़ी। ठीक है, व्हेन दी
alpha is less than 1, so the decrement in the unemployment rate is greater than the increment in the inflation. यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट में कम डिक्रीमेंट ज्यादा आएगा और इन्फ्लेशन में इंक्रीमेंट कम आएगा। ये तो था हमारा स्लोप। अब यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पर जो होता है कि पहली बात तो जो इन्फ्लेशन होती है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कि अनएम्प्लॉयमेंट कम करने पर इन्फ्लेशन जो बढ़ती है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है, बिकॉज शॉर्ट रन के अंदर हम सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते, राइट। और एक और पॉइंट आते हैं कि क्या फिलिप्स कर्व नेगेटिव जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। अब फिलिप्स कर्व के नेगेटिव जाने का मतलब यानी कि 0 से कम पर जाने का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे प्राइसेस और वेजेस नेगेटिव हो गए हैं। यहाँ पर इसका मतलब होता है जब फिलिप्स कर्व नेगेटिव हो जाता है कि जो प्राइसेस और वेजेस में जो चेंज आया है वो नेगेटिव आया है। इट मीन्स दैट अगर हमारी वेजेस 100 रुपए थी और अब वो घटकर 90 हो गई है तो वेज तो नेगेटिव नहीं हुई ना, लेकिन जो नेगेटिव जो वेजेस में चेंज आया वो -10 का आया, यानी कि चेंज इन द वेजेस इज नेगेटिव, ठीक है। और ये होता है हमारा शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व यहाँ पर खत्म। अब हम लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।